Hello friends, welcome to our channel on Success with Haram Online Education. In today's lecture, हम बात करेंगे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की। इससे पहले भी एक लेक्चर हो चुका है आंसर राइटिंग पे, जिसमें आपने देखा था कि हमने बताया था कि हमें जब क्वेश्चन लिखते हैं तो डायग्राम्स बनाने चाहिए, फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए, मैप का यूज़ करना चाहिए। पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ्लो चार्ट का, डायग्राम का और मैप का यूज़ कैसे करना चाहिए, कौन सा डायग्राम कहाँ पर बनाना चाहिए, और ये भी देखेंगे कि जब हम एग्ज़ाम पेपर देते हैं तो हमें पेपर देते वक्त किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये भी देखेंगे। ठीक है। But before start, I want to inform you about the various courses launched by us such as RAS Pre. RAS means Rajasthan PSI, Rajasthan Constable, Patwari, First Grade History, Rajasthan GS Module, LDC, JR Accountant. If you want to enroll in any of these courses, you can contact us on WhatsApp, Facebook and Instagram as well. So let's start today's lecture. सबसे पहले कुछ important point पे ध्यान देंगे। जब भी अगर आप एग्ज़ाम पेपर में बैठ रहे हैं, सबसे पहले काम करना है कि एक लॉन्ग ब्रीथ लेंगे, उसके बाद ही हम अपना पेपर खोलेंगे, क्योंकि फिर माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है और जो घबराहट भी होती है वो भी निकल जाती है। फिर दूसरा काम ये रहेगा, पेपर खोलने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारी जो कॉपी है वो कहीं से कटी फटी या कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने एग्जामिनर को, जो भी वहाँ पे बैठे हैं, उनको बोलिए और अपनी कॉपी चेंज करा लेना। फिर क्या करेंगे, जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले जब पेपर आएगा तो सारे जो भी क्वेश्चन हैं, मान लो 20 क्वेश्चन हैं, 20 की 20 क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब हम पढ़ते जाएंगे तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं, जिसमें हम पूरे वेल वर्स्ड हैं, जिसका हमें अच्छे से इंट्रोडक्शन आता है, बॉडी हम अच्छे से पॉइंट लिख सकते हैं और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को मार्क करते जाएंगे। पढ़ते पढ़ते एक बार जो फर्स्ट रीडिंग में क्या करेंगे, टिक का मार्क कर दो, या फिर आप अपनी तरफ से कोई भी मार्क यूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मार्क होगा वो उन क्वेश्चंस के लिए होगा जो आपको आते हैं, ठीक ठाक आते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं हैं, लेकिन यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी वेल। ओके। तो इसमें कोई और सा मार्क ले लेना, या तो स्टार ले लेना, या फिर पॉइंट, मैंने पॉइंट लिया है तो आप कुछ भी पॉइंट या स्टार कोई भी मार्क ले सकते हैं। ऑलराइट। फिर आती है उन क्वेश्चंस की बारी जो हमें बिल्कुल नहीं आते। मान लो 20 क्वेश्चन है और इसमें से 2 क्वेश्चन है जो बिल्कुल नहीं आते। अब इन क्वेश्चन जो नहीं आते उनका भी बहुत फ़ायदा है। उनका फ़ायदा ये है, देखो, मान लो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है वो क्वेश्चन, और जो दूसरा जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है वो मान लो 10 मार्क्स का है। अब मेरा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं उसमें कितने मिनट्स दूंगी, ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स मैं दूंगी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। ठीक है। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मेरा 1 से आधा मिनट ले लेगा, 1-1.5 मिनट ले लेगा। ठीक है, आराम से ले लेगा। ठीक है। अब मान लो, अब आपके पास कितने मिनट बचे हैं, इन दोनों क्वेश्चन की वजह से आपके पास 12 मिनट बच चुके हैं, यानी ये सेव हो चुके हैं। नहीं आते थे कोई बात नहीं। ठीक है। अब ये जो 12 मिनट हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, जो दूसरे जो क्वेश्चंस हैं जो हमें अच्छे से आते हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हुई एक इन्वेस्टमेंट, कि जो मुझे वो क्वेश्चन नहीं आते थे, मैं उसमें कुछ गलत लिख कर आऊँ, इससे अच्छा मैंने उसे छोड़ दिया है और मैंने उसका जो टाइम था, वो क्वालिटी जो टाइम था, वो कहीं और दे दिया है, वो किसी और क्वेश्चन को दे दिया है अच्छे से अटैम्प्ट करने में। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कर दिया, अपने क्वेश्चंस को टाइम भी अलॉट कर दिया है। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को 1 by 1 अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले उनको करना है जिस पे हमने टिक मार्क किया था। उसमें क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे, जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है उसको भी हम क्या करेंगे, एक बार रीड करेंगे, दोबारा फिर से रीड करेंगे, और साथ के साथ रीडिंग के साथ क्या करेंगे, जो
एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर लेंगे, ताकि जब हम आंसर लिखें तो हमें दिमाग में रहे कि हमें लिखना क्या है। आगे चल के बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। 2 टाइम ज़रूर पढ़ना है क्वेश्चन को, एटलीस्ट 2 टाइम्स। इट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि पहली बार में क्या होता है कि हम क्वेश्चन को देख के करने लग जाते हैं सीधा, लेकिन जब लास्ट में जब क्वेश्चन हो गया, दोबारा से एक बार उसे रीड कर लिया क्वेश्चन को, तो पता चलता है एग्जामिनर ने तो कुछ और ही पूछा था। तो अब क्या हुआ, अब ना तो स्पेस है ना तो टाइम है, दोनों ही चीज़ वेस्ट हो गई, आपके मार्क्स भी उसमें चले गए। तो ऐसी गलती करने से अच्छा है कि मैं उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन जब हमने पढ़ लिया, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी दे देता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। हो सकता है, बहुत बार होता है पेपर में कि ऐसी वर्ड्स आ जाते हैं जो कभी ना देखे ना सुने, और सोचते पता नहीं कहाँ से आ गए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, अगर आपका मीडियम जो है इंग्लिश है, क्योंकि जो पेपर है वो बायलिंगुअल होता है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो एक बार हिंदी जो वाला जो क्वेश्चन है नीचे दिया होता है उसे पढ़ लीजिए, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो एक बार इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ लीजिए। क्या पता कहीं ऐसा वर्ड आ चुका हो, हिंदी या इंग्लिश कहीं पे सुन लिया हो, तो कोई क्लू मिल जाए। एक उसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यूपीएससी का है, 2017 में आया था। हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट। अब क्रायोस्फीयर जो वर्ड है वो ऐसा है कि हमने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। अब नहीं पता कि क्रायोस्फीयर क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में हूँ, अगर मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने पढ़ा इसका हिंदी वर्जन, हिमांक मंडल वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब हिमांक मंडल आया तो दिमाग में कुछ स्टक किया, हिमांक मतलब हिम मतलब बर्फ, यानी ये बात कर रहा है, और मंडल मतलब जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, तो मंडल हो गया। तो अब इसको मैंने क्या करा है, कोऑर्डिनेट कर दिया है कि हिमांक मतलब बर्फ़ की बात हो रही है, तो बर्फ़ मतलब ये बात कर रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, आर्कटिक और अंटार्कटिका की बात कर रहा है ये। तो ये क्लैरिटी हो गई है। अब मैं इसके बारे में लिख सकती हूँ कि कैसे जो अगर हमारा आर्कटिक और अंटार्कटिका जो है, इस पर कैसे इस पे इम्फेक्ट पड़ रहा है हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पे। नाउ आई कैन अटेम्प्ट इट। सो इस वजह से अगर आपको इंग्लिश में अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा हिंदी मीडियम में, क्या पता कुछ क्लू मिल ही जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये सब हो गया, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, सब समझ लिया कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, पढ़ने के बाद बॉडी की क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चन की बात करिए, छोटी की नहीं, जैसे 10 मार्क्स और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। इसमें क्या करेंगे, उसके 4 to 5 जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट लिख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सब कहते हैं एग्ज़ाम का आंसर को फ्लो में लिखो, फ्लो में लिखो, बट एग्ज़ाम का प्रेशर इतना हाई होता है, यू डोंट नो कि फ़्लो होता क्या है, उस वक्त नहीं ये ध्यान रहता है कुछ भी, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना हाई रहता है। तो इस वक्त हमें क्या करना है, जब हम आंसर लिखने, सिर्फ 2-3 वर्ड जो होते हैं वो लिख लो, 4 पॉइंट्स करके छोटे छोटे साइड में, क्योंकि जब हम इसकी बॉडी लिख रहे हैं ना, उस वक्त हमें याद रहेगा कि इस पॉइंट के बाद मुझे ये लिखना है, क्योंकि फिर अगर आगे पीछे हो गया तो फिर उसका फ्लो, उसकी जो कॉन्टीन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और एग्जामिनर को पढ़ने में भी वो जो चेक करेगा ना, वो उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, 2-4 पॉइंट शुरू में लिख लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन देख लिया और उसमें लिखना है कि मैं सबसे पहले इसमें इसके सोशल जो पॉइंट्स हैं, सोसाइटी से जो रिलेटेड पॉइंट है वो लिखने हैं, दूसरे नंबर पे मुझे इकनॉमी से रिलेटेड लिखना है, तो इस तरह से एक फ़्लो मेंटेन रहेगा, ताकि जो चेक करे कॉपी आपकी, उसको एक फ़्लो दिखे, उसे पढ़ने में मज़ा आए, और फिर इससे हम अपने नंबर फैच कर सकते हैं। इसी दौरान स्टार्ट करने से पहले ही डायग्राम भी सोच लेंगे कि यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊँ, या फिर फ़्लो चार्ट बनाऊँ, या फिर मैप का यूज़ करूँ, क्योंकि जब हम इसको पहले से डिसाइड कर लेंगे तो होगा ये कि बाद में क्या होगा,
पता रहेगा कि मुझे इसको यूज़ कहाँ करना है। इंट्रो के बाद डायग्राम बनाऊँ या बॉडी के बाद बनाऊँ या बीच में बनाऊँ, पता रहेगा कि कैसे मुझे अपना ये डायग्राम है या फ्लो चार्ट है उसको शो करना है। इसके बाद जाकर स्टार्ट करेंगे हम अपना आंसर लिखना। सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, बट ऐसा नहीं है। डेली के प्रैक्टिस पे ये आपकी हैबिट ज़रूर बन जाएगी। डेफिनेटली इट विल बिकम योर हैबिट। ऑलराइट, अब देखो एग्ज़ाम में ना इतना ही मार्जिन होता है, ये यूपीएससी का एक मार्जिन है जो यूपीएससी देती है, ये इतना सा स्पेस होता है जिसमें आपको लिखना होता है। ठीक है, ये सिर्फ ये स्पेस मिलता है जिसमें लिखना होता है, बहुत कम है। इसमें आपको इंट्रो भी लिखना है, ठीक है, बॉडी भी लिखनी है और कंक्लूजन भी लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज मिलेंगे आगे पीछे के। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 पेज मिल जाएंगे। लेकिन आपको करना इसी में ही है सब कुछ। आपको अपनी सारी क्रिएटिविटी इन्हीं कुछ पेजों में दिखानी है। तो आप जानते हैं इनका यूज़ कैसे करें। ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। इसको लगभग 15 to 20 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, व्हाट स्पेसिफिक प्रोविजन एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबाउट द चाइल्ड लेबर। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, तो एक बार और पढ़ेंगे कि व्हाट स्पेसिफिक प्रोविजंस एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबाउट चाइल्ड लेबर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें बताने हैं भारत के संविधान में स्पेसिफिक प्रोविजन बताने हैं चाइल्ड लेबर से जो रिलेटेड हैं। इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं क्या करूँगी, स्पेसिफिक प्रोविजन लिख लूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हाईलाइट करूँगी और चाइल्ड लेबर को हाईलाइट करूँगी। अपने पेन से हाईलाइट कर लेना, ब्लैक या ब्लू पेन जो भी लिख रहे हैं उससे हाईलाइट कर लेना। इससे क्या होगा कि जब मैंने हाईलाइट कर लिया तो मैं आंसर जब लिखूंगी ना तो मेरे पे ध्यान रहेगा कि मुझे लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ही। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर में हम क्या कर दें कि जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है ना ऑर्डिनरी भी, हम गलती से कहीं उसको ना लिख दें, क्योंकि ये संविधान की ही बात कर रहा है, सिर्फ उसके आर्टिकल्स बताने हैं हमें, कोई भी लॉ या एक्ट की नहीं बताना है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। स्पेसिफिक प्रोविज़न पूछ रहा है सिर्फ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, तो ऐसा ना करना कि हम लिख दें उसमें कुछ और, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि ये तो सबके लिए ही है, तो इसलिए ये गलती ना करें, तो इसलिए इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब लिखेंगे आंसर। अब इसका एक तरीका सिंपल सा हो सकता था आंसर का लिखने का कि मैं इस तरह से लाइन वाइज इसको लिख दूं और अपनी 15-20 जो वर्ड्स हैं उसको ख़त्म करूं। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया जिसमें ये एरो से लगा दिए हैं और इसमें मैंने लिख दिया ये आर्टिकल 24 है जो प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज़ में। 39 करता है, क्या करता है, चाइल्ड को फोर्सिबल अब्यूज़ से प्रोटेक्ट करता है। और राइट टू एजुकेशन भी है। राइट टू एजुकेशन जो है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली तो है ही कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो काम पर नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने एक राइट टू एजुकेशन भी लिख दिया है। तो इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे सीधा सीधा लिखने के बजाय, अगर हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के ज़रिए शो कर देंगे तो एग्ज़ामिनर के जो माइंड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, और वो हमको कुछ अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेना क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर देखते हैं, मान लो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स में हमें कवर करना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ फ्लोर क्रॉसिंग एंड हैव गवर्नमेंट लेजिस्लेटेड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग। ऐसे क्वेश्चन में ना एक फ़ायदा ये होता है कि हमें ना सोचना नहीं पड़ता कि इस पे इंट्रो क्या लिखें, क्योंकि उसने खुद ही पूछा है व्हाट इज़ फ्लोर क्रॉसिंग, फ्लोर क्रॉसिंग क्या है और क्या गवर्नमेंट ने कोई अभी तक इस पे कानून बनाया है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंट्रो जो स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन जो हमारा होगा वो होगा फ्लोर क्रॉसिंग क्या है। फ्लोर क्रॉसिंग मतलब दल बदलू।
तो इसमें लिख देंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसका मतलब वो है टू चेंज द साइड्स, कि जब कोई एक पॉलिटिकल जो मेंबर होता है, पार्टी का जो मेंबर होता है, जो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो ये क्या है, फ्लोर क्रॉसिंग है। इसमें मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसने दूसरा मेरा जो क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ये पूछा था हैव गवर्नमेंट लेजिस्लेटेड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग, क्या गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है? तो मैंने लिखा हाँ बनाया है, गवर्नमेंट हैज़ लेजिस्लेटेड द सब्जेक्ट ऑफ द फ्लोर क्रॉसिंग। तो मैंने बता दिया कि हाँ बनाया है। अब नीचे लिखूंगी कौन सा बनाया है। द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 प्रोवाइडेड फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर। कि जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके अंदर इसमें गवर्नमेंट ने क्या है, एक एक्ट बनाया था जो कि डिफेक्शन को रोकता है, दल बदलू को रोकता है, इससे रिलेटेड कानून बनाया है। और जिसको मैंने नीचे लिख दिया है कि इसमें 10th शेड्यूल की बात करती है और ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसके नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से मैंने 5 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लिया है। इसमें डायग्राम की ज़्यादा कोई ज़रूरत थी नहीं, तो इसलिए यूज़ भी नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए 2.5 पेज मिलते हैं, और जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए हमें कितने 2 पेज मिलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें जो उसका इंट्रो होता है वो कितना बड़ा होता है, 10 मार्क्स के वाले में कितना। देखो जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें जो इंट्रो है वो 5-6 लाइन का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 10 मार्क्स का है इसमें आप कर दो 4 लाइन्स का सही है, क्योंकि उसमें फिर बॉडी में भी बहुत कुछ पूछ लेता है, तो उसमें डायग्राम भी बनाने पड़ जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल द रूरल इकोनॉमी। 250 वर्ड्स में लिखना है। उसने पूछा है कि जो ट्रेडिशनल आर्टिसनल जो इंडस्ट्री थी किस तरह से उसने क्रिपल किया रूरल इकोनॉमी को। अब इसमें मैंने क्या किया है, फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये फ्लो बता रहा है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो ये इसमें मैंने फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। अब इसे समझाती हूँ किस तरह से किया है। सबसे पहले इंट्रो में मैंने लिख दिया है कि जब रूल आया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, उसने जो स्ट्रक्चरल चेंज लाई थी इंडियन इकनॉमी में, बहुत ज़्यादा चेंज आ चुके थे, पूरी तरह से जो इंडियन इकनॉमी है वो चेंज हो गई थी। इसमें लिख दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ इकनॉमी इनटू द कॉलोनियल इकनॉमी, कि जो पहले जो इंडिया की इकनॉमी थी अब वो कॉलोनियल इकनॉमी बन गई है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के इंटरेस्ट में रह गई है। और इसमें साइड में लिख दिया ड्रेन थ्योरी, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी उन्होंने भी यही कहा था, कि यही बताया था कि कैसे जो इंडिया की जो इकनॉमी है वो कॉलोनियल इकनॉमी में चेंज हो गई है। ये मेरा तो इंट्रो हो गया। उसके बाद मैंने लिया दिस लीड्स टू, जिसकी वजह से ये हुआ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री। अब ये मेरा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया है। कैसे हुआ ये डिक्लाइन। 1 वे फ्री ट्रेड था, जिसमें क्या था, जो मशीन मेड गुड्स थे उन्होंने इंडियन जो मार्केट थी उसको फ्लड कर दिया था। साथ ही साथ क्या हुआ था कि जो नोबेलिटी थी, जो राजा महाराजा थे, वो इन कपड़ों को या फिर जो हैंडमेड थे जो प्रोडक्ट्स थे उनको ख़रीदते थे। अब उनका जो थे वो किसके इन्फ्लुएंस में थे, जो वेस्ट की मशीन मेड जो क्लॉथ्स थे, चीप भी थे और वो सुंदर भी थे, अट्रैक्टिव भी थे, वो उनके इम्पैक्ट में थे। इस वजह से जो आर्टिसनल जो इंडस्ट्री वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई स्टेप नहीं लिया था मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कि एक तो हमारा जो जो हमारा ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको तो ख़त्म करा ही, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। इसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब ये फ्लो बनता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्लाइड में। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, सिटीज़ क्या हुई, घटनी शुरू हो गई। अब पॉपुलेशन जो थी वो रूरल एरिया में जाने लगी, इस वजह से रूरलाइजेशन हुआ। रूरलाइजेशन की होने की वजह से, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन की वजह से
जो लैंड थी उस पे प्रेशर होने लगा, क्योंकि जो लोग थे वो सिर्फ खेती बाड़ी ही अब करने लगे, उन्हें और कुछ नहीं आता था उस वक्त। तो और जो नए नए एम्प्लॉयमेंट है, मॉडर्न इंडस्ट्री भी नहीं आ रही थी, इस वजह से लिख दिया मैंने कि यहाँ पर प्रेशर ऑन लैंड हो गया और अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एमरजेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशन, क्योंकि बाहर से ये ज़मींदार आ रहे थे तो उनकी कोई भी जो विलेज में जो कोई अच्छा कांटेक्ट नहीं था, कोई सहानुभूति भी नहीं थी, ना तो वो कोई जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलपमेंट कर पा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए, और साथ ही साथ उन्हें क्या होना पड़ रहा था, लोकल मनी लेंडर से उनको हाई इंटरेस्ट पे कर्ज लेना पड़ रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते चले गए। तो ये इस तरह से फ्लो बनता जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर है जो उसको और ज़्यादा स्टैग्नेंट मतलब उस गतिशील हो गया, और कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं हो रही थी, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या थी, लूज़ होती जा रही थी, मतलब रिड्यूस होती जा रही थी। साथ ही साथ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ने पॉवर्टी और फेमाइन ले आया, कि उस टाइम पर क्या हो रहा था, उस टाइम पर पैदावार ज़्यादातर होने लगी थी कॉटन की और तंबाकू की, इन सब चीज़ों की, जो कि फूड आइटम्स नहीं थे, कॉमर्शियल क्रॉप थी। तो इस वजह से रूरल में क्या हुआ, फेमाइन और पॉवर्टी आ गई, और इसने क्या ले गई, ये क्रिपल कर दी रूरल इकोनॉमी को। इस तरह से ये एक फ्लो बन गया है। ये जो पूरा ही जो क्वेश्चन है ना, ये एक स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर है जो इकोनॉमी में, जिसमें बताया गया था ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया गया था, कैसे ब्रिटिश ने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको ड्रेन किया गया। पूरा की पूरा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 12-13 पेज का है, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इसको क्या किया है, उसी के पॉइंट्स लेकर इसको सिर्फ 2 पेज में, तो इसका जो फ्लो है इससे सिर्फ 2 पेज में कवर कर दिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन सिर्फ 2-3 लाइनों में ही ख़त्म करना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसमें लिख दिया है मैंने कि ये जैसे इकनॉमी जो होती है वो साइक्लिकल नेचर की होती है, तो इस वजह से ही जो रूरल की जो इकनॉमी थी वो क्रिपल्ड हो गई थी, और जो कि ज़्यादातर बेस्ट इंटरेस्ट किसमें थी, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन मार्केट के इंटरेस्ट में थी उस टाइम की इकनॉमी। इस वजह से हमारी जो रूरल इकनॉमी थी वो क्रिपल्ड हो गई थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमें मैप्स का यूज़ कैसे करना है। मैप का यूज़ या तो सबसे पहले एक तो ज्योग्राफी के पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरा है इन्वायरमेंट का, तीसरा पॉलिटी में कभी ऐसा तो वैसे हुआ नहीं, लेकिन थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए मैप बनाने ज़रूरी हो जाते हैं। छोटा सा मैप बना देना, ये मैंने थोड़ा बड़े इसलिए बनाया ताकि थोड़ा सा दिख सके कि मैप बनाने कैसे हैं। ज़रूरी नहीं है आपको एक्यूरेटली एक मैप आता है, एक रफ मैप जैसे मैंने बनाया है ऐसा भी आ सकता है, तो कोई नहीं, सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देना, जो उसमें क्वेश्चन में पूछा है उसको बनाकर दिखा देना। जैसे कि यहाँ पर है, ये पूरा इंडिया का मैप है, इसमें अगर कुछ भी वो पूछ ले तो वो बता देना, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस पूछ ले, या जो भी आपको रेनफॉल का पैटर्न पूछ ले, सॉइल पूछ ले, तो इस पे मैप पे बना देना। ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि जिसमें सिर्फ मेजरली क्या है, साउथ इंडिया की बात की गई, जैसे कि पोर्ट के बारे में पूछा गया। अब पोर्ट के लिए ऐसा मत करना कि पूरा की पूरा आप ये पूरा वाला मैप बनाओ, इसकी जगह आप ये हाफ मैप बना लेना, कि बस इतना ऐसे करके ऐसे भी एग्जामिनर क्या है समझ जाएंगे, और मेजर जो पोर्ट्स हैं उसको डॉट कर देना, ये कोई सी भी सर्कल वगैरह जो भी बनाना हो वो बना देना। ठीक है। इस तरह से मैप का यूज़ करना है। अब आ जाते हैं इस पर, ये एक डायग्राम है जिसमें अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है उसमें पूछे कि किसी कॉज बता दो, कि कॉज बताओ, इम्पैक्ट बताओ, रीज़न बताओ, कि कुछ भी कैसे कोई क्वेश्चन आ गया, उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या कॉज है। अब देखो, कॉज, इम्पैक्ट और रीज़न को बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से 3 सर्कल्स कर लें,
इसे वेन डायग्राम बोलते हैं। तो इस तरह से वेन डायग्राम बना लें। इसमें एक में लिख दें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिक, जो भी मतलब क्वेश्चन से जो रिलेटेड है वो लिख दो, इसमें लिख दो। और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, जो भी मतलब बॉडी के जो पॉइंट्स हैं, सोशल जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिख दो इस तरह से, इकोनॉमिक्स जो पॉइंट है वो यहाँ लिख दो, और पॉलिटिकल यहाँ लिख दो। तो इसमें क्या है, एक तो हमें क्या है ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक वर्ड भी लिख दोगे जो मेजर वर्ड होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो उसको लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। जैसे कि गवर्नेंस में आ जाओ, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस लिख दी। किसी चीज़ के पूछ लिया कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, तो मान लो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, तो इसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने पड़े, पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ी, सिर्फ एक वर्ड से हमने समझा दिया है। तो इस तरह से डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं हम कॉज, इम्पैक्ट और रीज़न बताने में। अब देखते हैं कॉज इफेक्ट अगर रिलेशनशिप समझाना हो किसी डायग्राम में तो कैसे बनाएं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है पॉवर्टी और पॉपुलेशन का। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या, यूपीएससी ने पूछा भी था और एक बार ये, कि पॉवर्टी पॉपुलेशन से है या फिर पॉपुलेशन पॉवर्टी से है। अब एज ए डायग्राम में कोई सा भी अगर ऐसा कॉज इफेक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए कि ये इसकी वजह से है या इसकी वजह से ये है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से एक डायग्राम बना लेना। यहाँ पर पॉवर्टी लिखना, यहाँ पर पॉपुलेशन, या फिर जो भी आ जाए किसी और चीज़ से रिलेटेड हो तो उसको एक उसमें बॉक्स में ये लिख देना, एक बॉक्स में जो भी चीज़ है उसकी वजह से जो हो रहा है वो लिख देना। फिर यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिखना कि पॉवर्टी की वजह से कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और कैसे पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ रही है। तो इस तरह से ये क्या होगा, आपका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का जो है डायग्राम बन जाएगा और देखने में भी बड़ा सुंदर लगेगा। जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो ऊपर के साथ साथ क्या होगा, आपका माइंड में क्लैरिटी भी आएगी कि आप लिख क्या रहे हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम इसको ऐसे ही सीधा सीधा लिखते चले जाएं तो समझ ही नहीं आता है कि हमने कौन से पॉइंट लिखे हैं, कौन से पॉइंट नहीं लिखे हैं। ऐसे अगर हम डायग्राम बना के लिखते हैं तो हमें भी पता रहता है कि हमने क्या लिखा है, और ऐसे में हमें ढूंढने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उसको हाईलाइट करना, और फिर काफ़ी 3-3 4-4 लाइन्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। So this is a complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.